नमस्कार, स्वागत है आपका डीटी न्यूज पर। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। खांसी सिरप और दवा की गुणवत्ता पर स्वास्थ्य सचिव की राज्यों के प्रधान सचिवों और स्वास्थ्य सचिवों के साथ बैठक आज। छिंदवाड़ा में कफ सिरप लिखने वाला डॉक्टर गिरफ्तार। बिहार में भाजपा आज से हर जिले में निकालेगी सुझाव यात्रा। घोषणा पत्र के लिए घर घर जाकर मांगेगी सुझाव। चुनाव आयोग के दल की 2 दिन के दौरे के बाद प्रेस वार्ता आज। पंजाब के पूर्व मंत्री के घर ग्रेनेड अटैक मामले में एनआईए की कार्रवाई। एनआईए ने 4 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट की दाखिल। अमेरिकी जज ने ट्रंप प्रशासन को दिया झटका। पोर्टलैंड शहर में 200 ओरेगन नेशनल गार्ड सैनिकों की तैनाती पर अस्थायी रूप से लगाई रोक। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 12वें संस्करण का आज अंतिम दिन। भारत का 6 स्वर्ण समेत 18 पदक जीतकर अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। बच्चों की मौत के बाद कफ सिरप पर केंद्र सरकार का आज शाम 4 बजे सभी राज्यों के साथ अहम बैठक करेगी। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप पीने के बाद बच्चों की मौत के मामले सामने आने के बाद केंद्र सरकार पूरी तरह अलर्ट हो गई है। सरकार अब दवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाने की तैयारी में है। इसी के तहत आज शाम 4 बजे केंद्र सरकार सभी राज्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक महत्वपूर्ण बैठक करने जा रही है। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव करेंगी। इसमें देश भर के मुख्य सचिव, हेल्थ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, स्वास्थ्य राज्य ड्रग कंट्रोलर और CDSCO केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इस बैठक का मकसद देश में बनने और बिकने वाली कफ सिरप और अन्य दवाओं की गुणवत्ता पर सख्ती करना है। बैठक में दवाओं के निर्माण मानकों के पालन, दवाओं के रैशनल यूज और राज्य स्तर पर निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने पर चर्चा की जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पहले ही सभी राज्यों को एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी दवा की क्वालिटी को लेकर जरा सी भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्रालय का जोर इस बात पर है कि बाजार में बिकने वाली सभी खांसी की दवाएं और बच्चों को दी जाने वाली सिरप पूरी तरह सुरक्षित हों और DEG, EG जैसे हानिकारक रसायनों से मुक्त हों। बैठक में राज्यों से ये भी रिपोर्ट ली जाएगी कि उन्होंने अब तक दवा सैंपल की जांच, उत्पादन इकाइयों के निरीक्षण और संदिग्ध सिरप पर की गई कार्रवाई में क्या प्रगति की है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये बैठक आने वाले दिनों में कफ सिरप उत्पादन, गुणवत्ता जांच और निगरानी व्यवस्था को लेकर एक साझा रणनीति तैयार करने में अहम भूमिका निभाएगी। तो कफ सिरप के कारण 10 बच्चों की मौत के मामले में कफ सिरप बनाने वाली कंपनी और दवा लिखने वाले डॉक्टर पर 3 धाराओं में मामला हुआ दर्ज। डॉक्टर प्रवीण सोनी सरकारी डॉक्टर होते हुए भी निजी क्लिनिक में प्रैक्टिस कर सिरप प्रिस्क्रिप्शन में लिख रहे थे। डॉक्टर प्रवीण सोनी के खिलाफ प्रासाया थाने में 3 धाराओं में मामला दर्ज किया गया है, जिसके बाद मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के परासिया से डॉक्टर प्रवीण सोनी को स्पेशल टीम ने गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान और मध्य प्रदेश में कफ सिरप के कारण बच्चों की मौत के संबंध में केंद्र की एडवाइजरी के बाद राज्यों ने सतर्कता बढ़ा दी है। तमिलनाडु के बाद मध्य प्रदेश, यूपी, दिल्ली और केरल ने कोल्ड्रिफ कफ सिरप के उपयोग पर रोक लगा दी है। झारखंड ने भी इसकी बिक्री को प्रतिबंधित कर दिया है, तो उत्तराखंड में दवा की दुकानों पर छापेमारी की जा रही है। और आइए अब अगली खबर का रुख करते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जहां राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है, तो वहीं चुनाव आयोग भी तैयारियों में जुटा हुआ है। चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त विवेक जोशी और SS संधू 2 दिवसीय पटना दौरे पर हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज दोपहर पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 2 दिनों के दौरे के अंत में आयोग मीडिया से संवाद करेगा और अब तक की तैयारियों का लेखा जोखा साझा करेगा।
चुनाव आयोग का फोकस परिवर्तन और सुरक्षा एजेंसियों पर रहेगा। साथ ही नोडल अधिकारियों से लेकर बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, राज्य पुलिस नोडल अधिकारी और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के प्रतिनिधियों से भी चुनावी रणनीति पर चर्चा की जाएगी। और आपको ये भी बताते चलें कि अंतिम सत्र में बिहार के मुख्य सचिव, डीजीपी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ व्यापक बैठक कर अंतिम समन्वय का रोड मैप तय किया जाएगा। तो चुनाव आयोग का बिहार दौरा और बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी आज से घोषणा पत्र की तैयारी में जुट जाएगी। और आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि इसके लिए आज से बीजेपी की घोषणा पत्र समिति सुझाव यात्रा शुरू करने जा रही है। बीजेपी आज से लेकर 20 अक्टूबर तक राज्य के हर जिले में सुझाव यात्रा आयोजित करेगी। बीजेपी का घर घर जन संपर्क अभियान किसानों, छात्रों और महिलाओं सहित अन्य लोगों से फीडबैक लेगा ताकि लोगों की समस्याओं को समझा जा सके। पार्टी ने इस व्यापक पहुंच को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास के संकल्प के अनुरूप बताया, जिसका लक्ष्य राज्य के 14 करोड़ लोगों से जुड़ना है। सुझाव यात्रा का शुभारंभ आज शाम उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के साथ साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की उपस्थिति में होगा। फीडबैक एकत्र करने के लिए पार्टी ने कई तरीके अपनाए हैं। यात्रा के पहले फीडबैक पंजीकरण के लिए एक वेबसाइट लॉन्च की जाएगी और बाद में आसानी से फीडबैक देने के लिए रेलवे स्टेशनों और सार्वजनिक चौराहों पर QR कोड लगाए जाएंगे। इसके अलावा पार्टी इनपुट जुटाने के लिए व्हाट्सएप और मिस्ड कॉल सेवा का भी उपयोग करेगी। बीजेपी टेम्पो चालक संघ से लेकर बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज तक अलग अलग समूहों के साथ विचार विमर्श करेगी और इस प्रक्रिया में किसी को भी नहीं छोड़ेगी। बीजेपी अपने आउटरीच प्रोग्राम के माध्यम से लोगों से फीडबैक लेने से पहले उन्हें 5 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी। पार्टी का मुख्य उद्देश्य लोगों की समस्याओं और सुझावों से परिचित होकर उन पर प्रभावी ढंग से काम करना है। और भारतीय जनता पार्टी की चुनाव समिति की बैठक आज लगातार दूसरे दिन होगी। आज शाम 6 बजे होने वाली बैठक में समिति पिछले चुनाव में हारी हुई और बची हुई सीटों पर चर्चा करेगी। कल पटना में 3 घंटे तक चली बैठक में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति और उम्मीदवारों के चयन को लेकर गहन चर्चा हुई। बैठक में मौजूदा विधायकों के कार्य प्रदर्शन, संभावित उम्मीदवारों की सूची, संगठनात्मक समीकरण और चुनावी रणनीति पर चर्चा की गई। पार्टी की ओर से साफ संकेत दिया गया कि टिकट वितरण में महिलाओं और युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में चुनाव समिति की बैठक हुई। चुनाव समिति के सभी 18 सदस्य और साथ में जो चुनाव प्रभारी नए बने हैं। और बिहार में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन और पूर्व गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर के नेतृत्व में पिछड़ा वर्ग आयोग की टीम ने बैठक की है। डीडी न्यूज के साथ विशेष बातचीत में हंसराज अहीर ने कहा कि बिहार सरकार के अनुरोध पर कुछ जातियों को केंद्रीय सूची में जांचोपरांत शामिल किया जा सकता है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजेश राज ने पटना स्टेट गेस्ट हाउस में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन हंसराज अहीर से एक्सक्लूसिव बातचीत की। बिहार सरकार ने केंद्रीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को एक पत्र लिखकर अनेक पिछड़ी जातियों को केंद्रीय सूची में शामिल करने का अनुरोध किया है और इस बात को लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं हंसराज अहीर, वो अपनी टीम लेकर बिहार में अभी मौजूद हैं इस बात का पता लगाने के लिए, जांच करने के लिए कि वास्तविक हालात क्या हैं। हमारे साथ हंसराज अहीर अभी एक्सक्लूसिवली जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए। अहीर साहब, आप आए हैं बिहार और बिहार सरकार ने जो आपको पत्र लिखा है सूची में शामिल करने के लिए, उसमें कौन कौन सी जातियां हैं और क्या आपको लगा यहाँ आने के बाद? देखिए, हमारे कमीशन का जो काम चलता है कि राज्य सरकार की जो जातियां जोड़ने की प्रक्रिया होती है, तो जिसमें कि मंडल कमीशन के द्वारा या सुप्रीम कोर्ट से जो जजमेंट आ चुके हैं और उस जजमेंट के अनुरूप जो भी जातियों को जोड़ते समझे उसके पैरामीटर्स है, कुछ उसके गाइडलाइंस है,
उसका पालन हुआ है नहीं हुआ है हम चेक करते हैं, और उसी के लिए हम यहाँ आए थे। ये सारे रिपोर्ट के आधार पे भी हम अपनी सेंट्रल सूची में इसको जोड़ने का एक प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया का एक हिस्सा है। तो हम ऐसा ना हो कि कोई मूल ओबीसी है उनको अधिकार से वंचित कोई ना रहे, और कोई ओबीसी की सूची में जोड़ने की आवश्यकता नहीं है जो पैरामीटर्स पूरे नहीं करते हैं, जो हमारे गाइडलाइन में नहीं आता है, तो उसको हम रोकने का भी हमें अधिकार है। तो सारे पेपर देखे जाते हैं। तो आज उन्होंने कुछ जानकारी दी है, कुछ पेपर्स दिए हैं, तो उसके आधार पर हम इन जातियों को जोड़ने के लिए हम अगली प्रक्रिया करेंगे। समाज का जो वीकर सेक्शन है उसमें बहुत सारी जातियां हैं ऐसी जिनको कि आप शामिल कर सकते हैं, ये उम्मीद की जा सकती है? नहीं, बिल्कुल उम्मीद की जा सकती है कि तो राज्य सरकार ने अगर हमें सही रिपोर्ट भेज दिया, उसका आज का स्टेटस क्या है, उस आधार पे उनकी शिक्षा में क्या स्थिति है, सरकारी नौकरियों में कितनी भागीदारी है, उच्च वर्ग उच्च अधिकारी पद पर कितने लोग जाति के शामिल है, चयन हुआ है, सारा डाटा बनता है। वो डेटा तो राज्य सरकार के पास में होता है, और ठीक होगा कि राज्य में है तो सेंट्रल में क्यों ना हो, होना चाहिए। यही तो सरकार की मंशा है, राज्य सरकार की तो वही केंद्र सरकार की भी होगी। आयोग उसी के लिए बना हुआ है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहीर, जिनका कहना है कि निश्चित तौर पर जो जातियां समाज में कमजोर जातियां हैं, अगर राज्य सरकार उन्हें आरक्षण दे रही है तो केंद्रीय सूची में उन्हें शामिल किया जा सकता है, लेकिन हालात की समीक्षा करने के बाद ही हम किसी निर्णय पर पहुंचेंगे। कैमरामैन शिव सुमन के साथ पटना बिहार से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। बिहार में वंदे भारत ट्रेन ने कोसी, सीमांचल और मिथिलांचल में कनेक्टिविटी मजबूत की है। इस ट्रेन में मुसाफिरों की भारी भीड़ उमड़ रही है। पटना से न्यू जलपाईगुड़ी जाने वाली वंदे भारत ट्रेन में सफर के बारे में जानने की कोशिश की डीडी न्यूज की टीम ने। इसके लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजेश राज ने मुसाफिरों से भी विशेष बातचीत की। देश भर में वंदे भारत ट्रेन का परिचालन शुरू हो रहा था। उस वक्त बिहार वंदे भारत ट्रेनों के परिचालन से अछूता था और सवाल उठते थे कि आखिर ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन बिहार में कैसे चलेगी, क्या विधि व्यवस्था के मामले में बिहार में इन ट्रेनों का परिचालन सुनिश्चित हो पाएगा। लेकिन आज इन तमाम आशंकाओं को गलत साबित करते हुए 14 वंदे भारत ट्रेनों का परिचालन बिहार में किया जा रहा है। और अभी जिस ट्रेन में हम सफर कर रहे हैं ये पटना न्यू जलपाईगुड़ी यानी पश्चिम बंगाल तक जाने वाली ट्रेन है। और इस ट्रेन के जो मुसाफिर हैं वो आप देख सकते हैं कि यहाँ मुसाफिर आराम से बैठकर यात्रा कर रहे हैं। और हम उन मुसाफिरों से ये जानेंगे कि आखिर ये ट्रेन कितना लग्जरियस है और इस ट्रेन की सुविधाओं से कितना लोग लाभ उठा पा रहे हैं। हम तो यही चाहते हैं कि ऑल इंडिया में ऐसे ही हो, कोई एक्सीडेंट ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर ऐसी ट्रेन ऑल इंडिया में हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आए ट्रैफिक में जाने में। इससे रेलवे का एक अपना रिपुटेशन भी बना है इस ट्रेन से। वंदे भारत में मजा तो आ रहा है और काफी कंफर्टेबल सीटिंग है। देखिए टाइम बहुत बच जाता है अगर हम सफर करना चाहें ट्रेन पे, और मजा फ्लाइट वाला आ रहा है। बस अब हमारी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे हम इसको मेंटेन करें। पुराने ट्रेनों से तो काफी बेहतर है, ये तो मानते हैं। क्लीनलीनेस वाइज भी, और जो जर्क्स वगैरह होते थे वो सब ट्रेन्स में वो काफी तक रिड्यूस हो गया है। तो बहुत ही कंफर्टेबल है। मैं लखनऊ से ट्रैवल कर रहा हूँ और वंदे भारत की वजह से गोइंग टू भागलपुर हैज बिकम सो इजी एंड इट्स अ वेरी कंफर्टेबल ट्रेन। और मतलब 3-3.5 घंटे में आप पटना से नौगछिया पहुंच रहे हैं। सो एंड इट इज़ अ वेरी कंफर्टेबल ट्रेन। पहले मुझे ट्रैवल करने में अच्छा नहीं लगता था क्योंकि पटना तक तो फ्लाइट है, उसके बाद बहुत प्रॉब्लम होती थी, बट अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और शायद मैं इससे जुड़ जाऊँ। अभी तक का तो ये सबसे बेहतरीन ट्रेन का जर्नी है। जैसे फील कर रहे हैं कि जिस फ्लाइट में जो सारी सुविधाएं दी जाती थी ऑलमोस्ट उस तरह की सुविधाएं हैं। पटना से न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत सेमी हाई स्पीड ट्रेन में अब डीडी न्यूज की टीम अपना सफर पूरा करने वाली है। इस दौरान मुसाफिरों से बातचीत करते हुए हमें ये पता चला कि यह ट्रेन अत्यंत लग्जरियस ट्रेन है, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है और मुसाफिर सुहाने सफर का आनंद भी उठा रहे हैं। कैमरामैन शिव सुमन के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, पटना न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस से। और बुलेटिन में यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज।
दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें देखते हैं। जालंधर में पंजाब के पूर्व मंत्री मनोरंजन कालिया के घर पर ग्रेनेड हमले के मामले में NIA ने 4 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इन चारों आरोपियों में से जांच एजेंसी ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य 2 आरोपियों की तलाश जारी है। इन सभी पर UAPA और BNS की विभिन्न धाराएं लगाई गई हैं। आरोप पत्र के अनुसार मनोरंजन कालिया के घर पर 7 अप्रैल 2025 की रात को हमला किया गया था। बाद में 12 अप्रैल को इस मामले की जांच NIA ने शुरू की थी। और देश भर में चल रहे स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान ने बड़ी सफलता के साथ पूरा कर लिया है और देश भर में आयोजित 18 लाख से अधिक स्वास्थ्य शिविरों में लगभग 10 करोड़ नागरिकों ने भाग लिया। वहीं 6.5 करोड़ से अधिक महिलाओं को इस अभियान से लाभ मिला। पेश है ये खास रिपोर्ट। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान देश का सबसे बड़ा महिला एवं बाल स्वास्थ्य आंदोलन बना। देश भर में महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य को समर्पित स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का सफल आयोजन हुआ। यह पहल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के संयुक्त नेतृत्व में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयोजित की गई। इस दौरान आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, जिला अस्पतालों, एम्स, राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों, मेडिकल कॉलेजों और निजी संस्थानों में लाखों स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए। इन शिविरों के माध्यम से न केवल बुनियादी बल्कि उन्नत स्तर की स्क्रीनिंग, डायग्नोस्टिक, काउंसलिंग और उपचार सेवाएं उपलब्ध कराई गयी। अभियान के अंतर्गत गैर संचारी रोगों, एनीमिया, क्षय रोग और सिकल सेल रोग की जांच, पहचान और उपचार किया गया। साथ ही मातृ, शिशु और किशोर स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए गर्भावस्था देखभाल, टीकाकरण, पोषण, मासिक धर्म स्वच्छता, जीवन शैली और मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता गतिविधियां चलाई गयीं। इस अभियान के तहत देश भर में 18 लाख से अधिक स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए, जिसमें लगभग 10 करोड़ नागरिकों ने हिस्सा लिया और 6.5 करोड़ से अधिक महिलाओं को लाभ मिला। अभियान के दौरान व्यापक पैमाने पर लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई। इसमें 1.78 करोड़ से अधिक लोगों के उच्च रक्तचाप और 1.72 करोड़ लोगों की मधुमेह की जांच शामिल रही। महिलाओं के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देते हुए 37 लाख से अधिक महिलाओं की स्तन कैंसर जांच, 19 लाख से अधिक की गर्भाशय ग्रीवा कैंसर जांच और 96 लाख से अधिक लोगों की मुख कैंसर जांच की गई। मातृ और शिशु स्वास्थ्य में भी अभियान ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। 62.60 लाख से अधिक प्रसव पूर्ण जांच की गई और 1.43 करोड़ से अधिक बच्चों को जीवन रक्षक टीके प्रदान किए गए। इसके अलावा 1.51 करोड़ से अधिक नागरिकों की एनीमिया जांच, 85 लाख से अधिक की टीबी जांच और 10.23 लाख नागरिकों की सिकल सेल रोग जांच की गई। स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए 2.68 लाख से अधिक निक्षय मित्रों का पंजीकरण और 4.30 लाख से अधिक रक्तदाताओं का पंजीकरण भी किया गया। साथ ही 10.69 लाख आयुष्मान PM जय कार्ड जारी किए गए, जिससे नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ सीधे मिल सके। अभियान ने समुदाय को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए भी प्रेरित किया, जिसमें मोटापा नियंत्रण, पोषण सुधार और स्वैच्छिक रक्तदान पर विशेष बल दिया गया। यह अभियान न केवल महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल है, बल्कि यह समाज के हर वर्ग तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने में भी अहम भूमिका निभा रहा है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अब एक जन आंदोलन के रूप में उभर चुका है, जो देश को स्वस्थ और सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देगा। नितेंद्र सिंह, DD न्यूज, दिल्ली। और सीमा सड़क संगठन BRO की टीम ने लद्दाख में इतिहास रच दिया है। उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क बनाने का अपना ही गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है।
बीआरओ की प्रोजेक्ट हिमांग टीम ने लेह जिले में लिकारू मिगला फुकचे सड़क पर मिगला दर्रा पर सफलता पाई है। ये दर्रा 19,400 फीट की ऊंचाई पर है। इससे पहले का रिकॉर्ड भी बीआरओ के नाम था, जो उमलिंग ला में 19,024 फीट की ऊंचाई पर बनी सड़क का था। और अमेरिका के एक जज ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन को पोर्टलैंड शहर में 200 ऑरेगन नेशनल गार्ड सैनिकों की तैनाती पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। ये रोक तब तक रहेगी जब तक कि इस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका अदालत में विचाराधीन नहीं है। और दिल्ली में जारी विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आज अंतिम दिन है। भारत ने 6 स्वर्ण समेत 18 पदक जीतकर अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। कल भारत की एकता भयान सोमेन राणा ने रजत पदक जीतने में कामयाबी पाई थी। और दिल्ली में चल रहे विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में दुनिया भर के पैरा एथलीट अपने खेल कौशल का लोहा मनवा रहे हैं। वहीं भारतीय खिलाड़ियों को भी शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। चैंपियनशिप के सफल आयोजन को लेकर हमारे सहयोगी सुशील कुमार से बात की है पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के सीईओ राहुल स्वामी ने। दिल्ली में चल रहे वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों का जलवा कायम है। भारतीय खिलाड़ियों ने अपने दमदार प्रदर्शन से हर किसी का दिल जीता है। इस वक्त मेरे साथ राहुल स्वामी मौजूद हैं, जो कि पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के सीईओ हैं। इनसे बात करेंगे पहली बार भारत की धरती पर पैरा खिलाड़ियों के लिहाज से कितना अहम है और जो प्रदर्शन है इससे आने वाले जो खिलाड़ी हैं, जो युवा खिलाड़ी हैं, उन पे क्या प्रभाव नजर आएगा? पैरालंपिक मूवमेंट जो है इंडिया में वो बहुत आगे निकल चुका है। हम लोग मेडल्स तो पैरालंपिक गेम्स और वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स, एशियन गेम्स सब में जीत रहे हैं, लेकिन अब हम उस लेवल पे जा रहे हैं जहाँ पे हम बड़ी बड़ी इंटरनेशनल चैम्पियनशिप्स को हम होस्ट कर रहे हैं। तो ये अभी तक की पैरा स्पोर्ट्स में सबसे बड़ी चैम्पियनशिप है। इसमें 100 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया है और 1200 से ऊपर पैरा एथलीट्स हैं जो यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आप समझिए कि इसका इम्पैक्ट हमारा जो दावेदारी है, जो 2036 जो हम ओलंपिक पैरालंपिक गेम्स के लिए कर रहे हैं, उसके लिए भी जाएगी। और एक जनरली हमारे जो एथलीट्स हैं, क्योंकि होम पे एथलीट्स खेलते हैं तो उनका एक अलग ही लेवल का परफॉर्मेंस आता है, उनको क्राउड का सपोर्ट मिलता है, तो उस पर भी बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आगे आने वाली चैम्पियनशिप्स, जैसे अगले साल नगोया में एशियन पैरा गेम्स है, उसके बाद LA में 2028 में वो है पैरालंपिक गेम्स, उस पर भी बहुत असर पड़ेगा। अगले साल एशियन गेम्स का आयोजन फिर से होने वाला है और पिछली बार जिस तरह हमने इतिहास रचा था, इस बार क्या कुछ उम्मीद है हमें? पैरालंपिक गेम्स में 2016 में 4 मेडल लिए थे, उसके बाद फिर हमने 2020 में हमने 19 लिए थे, 2024 में हमने 29 मेडल्स पे हम आ गए। उसी तरह एशियन पैरा गेम्स में हमने हांगझो में 111 मेडल लिए थे। तो अब एक्सपेक्टेशन ये है कि हम 140 तो क्रॉस करने का हम अपना टारगेट बना रहे हैं और अगले पैरालंपिक गेम्स में भी हम लोग टारगेट बना रहे हैं कि हमारा करीबन 50 के आसपास हम लोग कर पाएँ। तो बिल्कुल, जैसे जैसे खेल के क्षेत्र में विकास हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है, खेल से जुड़ी सुविधाओं में भी जो है बढ़ावा देखने को मिल रहा है। अभी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मोंडो ट्रैक भी बना है, जो कि भारत में अपने आप में एक पहला मोंडो ट्रैक है। खिलाड़ियों के लिए कितना अहम है सर ये मोंडो ट्रैक जो है? इंडिया का फर्स्ट मोंडो ट्रैक लगा है ये, और सिर्फ कंपटीशन उसमें नहीं, हमारा वार्म अप ट्रैक भी हमने मोंडो ही लगाया है। उसका सबसे बड़ा पर्पस ये था कि ओलंपिक गेम्स, पैरालंपिक गेम्स, जो भी टॉप लेवल के जो एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स होती हैं, उसमें मोंडो ट्रैक होता है। तो हमारे एथलीट्स जो हैं वो हमेशा उनको क्या करना पड़ता है, बाहर जाके अपने को ट्रेन करना पड़ता है, एक्लेमेटाइज करना पड़ता है कि उस ट्रैक पे कैसे भागें, क्योंकि ये ट्रैक में आप थोड़ा फास्ट होते हो। तो अगर आप उसके लिए ट्रेन नहीं हो तो आपको इंजरी हो सकती है या आप गलत फॉल्ट्स कर सकते हो, फाउल्स कर सकते हो। तो ये लगने से हमारे जो सारे एलीट एथलीट्स हैं वो जो हैं इधर आके प्रैक्टिस करेंगे और उनको बाहर जाके प्रैक्टिस नहीं करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, जो इस तरह के इवेंट हैं भारतीय खेल को जिस तरह से विकसित कर रहे हैं, खेलों का स्तर ऊंचा कर रहे हैं, वहीं नए खिलाड़ियों के लिए, नए बच्चों के लिए भी ये खेल उतने ही अहम है, क्योंकि वे एथलीट यहाँ पर आकर नया अनुभव जो है हासिल कर रहे हैं, ताकि पैरा खेलों से जुड़ें और आने वाले समय में देश के लिए खेलें। कैमरामैन विक्की के साथ मैं सुशील कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने विश्व शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल स्पेशल एडिशन में हिस्सा लिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के फिट इंडिया मूवमेंट के तहत संडे ऑन साइकिल मूवमेंट शुरू किया गया है। हर रविवार को लाखों की संख्या में लोग साइकिल चलाकर स्वयं को फिट रखते हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन DD न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अनुमति दी, नमस्कार।